ऊंचाई पर पहुंचोगे बदल जाओ तुम, बड़ी है ये मंजिल चले जाओ तुम, कदम चूम लेगी सफलता तुम्हारे, कदम को बढ़ाकर चले जाओ तुम, चले जाओ तुम। सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां बातें होंगी सिर्फ आपके लक्ष्य की। विद्यार्थियों, एक साधारण व्यक्ति भी यदि अपने मन पर काबू कर ले तो वो इतिहास रच सकता है। मन पर काबू पा लेने वाले के लिए सफलता पाना बेहद छोटी बात होती है। यदि आपको नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लीजिए। ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार, सब कुछ खत्म सा लगेगा। जिस दिन आपकी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी होता है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी वक्त को बदलने के लिए। भूल जाओ इस झूठी दुनिया को, ये कभी आपका साथ नहीं देगी। भरोसा अपनी बाजुओं पर कीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। हम आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको भी आगे की आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। कक्षा को आप सभी एक बार लाइक, कमेंट कर शेयर जरूर कर दीजिए। और बड़ा ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज की शानदार कक्षा का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? श्रद्धा, आशा, लज्जा, चिंता। तो कामायनी का जो प्रथम सर्ग है विद्यार्थियों, उसका नाम क्या है? चिंता। और ये जो है कामायनी, पहली बात तो विद्यार्थियों क्या है? ये महाकाव्य है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। और इस महाकाव्य का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है। इस महाकाव्य के अंतर्गत जो है कुल 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद इत्यादि। और कामायनी को प्रतीकात्मक महाकाव्य भी कहा गया है, क्योंकि इसकी जो पात्र योजना है वो प्रतीकात्मक है। आगे चलेंगे इस क्रम में। जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न, निर्वेद, आनंद, दर्शन। तो कामायनी महाकाव्य में रहस्य सर्ग के बाद जो है कौन सा सर्ग आता है? आनंद। और ये जो आनंद है विद्यार्थियों, ये कामायनी महाकाव्य का अंतिम सर्ग है। कौन सा? अंतिम। और प्रथम सर्ग का नाम क्या है? तो वो है आपका चिंता। और इस महाकाव्य में कुल जो है 15 सर्ग हैं, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और जयशंकर प्रसाद जी को इलाचंद्र जोशी तथा प्रभाकर माचवे जी ने जो है छायावाद का प्रवर्तक माना है। और छायावाद की जो समय सीमा है विद्यार्थियों, वो 1900 यानी कि 18 से 1936 ईस्वी तक मानी गई है छायावाद की समय सीमा। आगे चलेंगे हम सभी अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, उसे आपको बताना है। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। ये बात जो है छायावाद के विषय में बिल्कुल सत्य है। यानी जो कवि थे छायावादी, आप चाहे प्रसाद को लीजिए, चाहे निराला को लीजिए, महादेवी वर्मा को,
तो सबके साहित्य में क्या है, व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि है, उसी को साहित्य में उकेरने का काम किया है। अगली बात क्या है, छायावाद प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता है। यह भी बिल्कुल सटीक बात है, यानी छायावाद में प्रेम है, सौंदर्य भी है और यौवन को दर्शाया गया है। और अगली बात है, छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। यह भी कथन सही है। और जो असत्य है वो क्या है, विकल्प बी, यानी क्या है इसमें, अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। अर्थात अभिधात्मक शैली ये जो है छायावाद की विशेषता नहीं है, इसीलिए ये कथन जो है गलत है। आगे चलेंगे विद्यार्थियों हम सभी। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न है क्या है, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत जी ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? युगांत, लोकायतन, वीणा, पल्लव। तो इनमें से जो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है पल्लव, इस काव्य ग्रंथ की भूमिका में पंत जी ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य अर्थात एक रूपता पर अपने विचार प्रकट किए हैं। और पल्लव काव्य ग्रंथ का प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों, तो वो है आपका 1928 ईस्वी में। और इनमें जो आप देख रहे हैं लोकायतन, इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। और युगांत रचना जो है इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है। और ये जो पल्लव ग्रंथ है इसकी भूमिका को जो है छायावाद का क्या कहा गया है विद्यार्थियों, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो को हिंदी में क्या कहा जाता है, घोषणा पत्र। आगे चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बात बिल्कुल गलत कही गई है। यानी कि इनकी कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव नहीं है, अर्थात ये चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरी बात क्या है, अभावों की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। ये जो नहीं लगा ये सब गड़बड़ कर रहा है, यानी मर्मांतक व्यथा भी है। और अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है, ये भी बात जो है निराला जी के विषय में बिल्कुल गलत है। और इसमें पूछा जा रहा है जो बात सही है वो है आपका विकल्प सी, क्या कविता में आध्यात्मिकता है, रहस्यवादी भावना ये भी है। यानी ये दोनों बातों के दर्शन निराला जी के साहित्य में यानी काव्य रचनाओं में देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है क्या है, काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है उपर्युक्त काव्य पंक्तियां जो है किसकी हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये काव्य पंक्तियां विद्यार्थियों किसकी हैं? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। और ये कहाँ से ली गई हैं? सरोज स्मृति कविता से। कहाँ से? सरोज स्मृति कविता से। और इसका प्रकाशन जो है 1935 ईस्वी में होता है। इसमें क्या है, सरोज जो है निराला की पुत्री का नाम है।
जिसका जो है असमय निधन हो जाता है, काल कवलित हो जाती है। और निराला जी बताते हैं कि संपूर्ण जीवन क्या है, दुख की कथा बनकर रह गया है और उसका जीवन कष्ट में, अभाव में व्यतीत हुआ है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। और ये जो सरोज स्मृति रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना गया है। और महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी गणना जो है छायावादी चतुष्टयी में की जाती है। हम लोग चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, उसे आपको बताना है। तो हिमकिरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना ये नहीं है, अर्थात ये युग्म गलत है। वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, ये भी युग्म गलत है। उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना नहीं है, ये भी कथन गलत है। और सही क्या है? पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो रचनाएं हैं किसकी हैं? पथिक को आपने देखा कि ये राम नरेश त्रिपाठी जी की है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। वैदेही वनवास ये प्रबंध काव्य है, किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने एक बड़ा ही शानदार महाकाव्य लिखा है, उसका नाम क्या है? प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में होता है और इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। आगे चलेंगे हम सभी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, उसे आपको बताना है। दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल गलत है, यानी ये दीपशिखा रचना निराला जी की नहीं है। प्रलय की छाया महादेवी वर्मा, ये भी गलत है। प्रलय की छाया रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद, ये भी गलत है। कुकुरमुत्ता रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। इनमें से जो युग्म संगत है वो है आपका विकल्प ए, यानी ग्राम्य रचना ये जो है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की है। और दीपशिखा ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? तो ये महादेवी वर्मा जी की है। प्रलय की छाया रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। और कुकुरमुत्ता रचना ये व्यंग्य काव्य संग्रह है, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इसी कविता में जो है निराला जी व्यंग करते हैं। क्या व्यंग करते हैं? घड़ों पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। आगे बढ़ते हैं हम सभी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा जी की है? निशीथ, सांध्य गीत, गीत गुंज, स्वर्णधूल। तो इनमें से जो रचना महादेवी वर्मा जी की है उसका नाम क्या है? तो वो है आपका विकल्प बी, सांध्य गीत। आगे बढ़ेंगे। निशीथ रचना किसकी है? तो ये है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। गीत गुंज किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और स्वर्णधूल किसकी है? ये सुमित्रानंदन पंत जी की। और ये जो स्वर्णधूली रचना है पंत जी की, इसके ऊपर जो है अरविंद दर्शन का जो है प्रभाव देखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, गुंजन। तो इनमें से जो रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है उसका नाम क्या है? गुंजन।
और गुंजन के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं आपके सुमित्रानंदन पंत जी। और निहार, रश्मि, नीरजा ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। लोकायतन ये जो है महाकाव्य की श्रेणी में आती है, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। और चिदंबरा के ऊपर जो है सुदम पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। उसके साथ साथ हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा गया है। महादेवी वर्मा दुख और वेदना की कवयित्री मानी जाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो ग्रंथ ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? आपके सुमित्रानंदन पंत जी की। पंत की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, उच्छ्वास, वीणा, लोकायतन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, गुंजन, युगवाणी, युगपथ, चिदंबरा आदि। आगे चलते हैं हम सभी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा। तो ये काव्य पंक्तियां जो है किसकी हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की। और इन काव्य पंक्तियों में पंत जी क्या बताते हैं कि ये अपनी प्रकृति से मैं नाता तोड़ करके ये प्रेमी और प्रेमिका के जो है चक्कर में मैं अपने लोचन अर्थात नेत्रों को, अपने जीवन को उलझाने में कैसे मैं सहज महसूस करूंगा, ये हमसे संभव नहीं होगा। और धर्मवीर भारती जी ने बहुत ही शानदार एक गीत नाट्य लिखा है जिसका नाम क्या है? अंधा युग। क्या नाम है? अंधा युग। इसका प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों? तो 1955 ईस्वी में इसको जो है गीत नाट्य की श्रेणी में रखा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो छायावाद में जिस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित है, उनका नाम क्या है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जबकि सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है? कुकुरमुत्ता, जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जिस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसका नाम क्या है? कुकुरमुत्ता।
इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में होता है। ये व्यंग्यात्मक कविता है। जूही की कली, इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में होता है। इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली कविता माना गया है। और सरोज स्मृत, इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में होता है। इसको हिंदी का प्रथम सर्वश्रेष्ठ शोकगीत कहा गया है। और राम की शक्ति पूजा जो है, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों हम लोग। जूही की कली, ये क्या है? प्रथम मुक्त छंद रचना मानी गई है। और सरोज स्मृत प्रथम शोकगीत अभी हमने आपको बताया था। और राम की शक्ति पूजा ये निराला जी की लंबी कविता में गिनी जाती है। आगे चलेंगे हम सभी। आपका प्रश्न है, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो जिस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में होता है और मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में होती है। इन्होंने बड़ा ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का कामायनी महाकाव्य लिखा है, जिसमें जो है कुल 15 सर्ग हैं और उसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा। पटकथा, असाध्य वीणा, मधुबाला, प्रलय की छाया। प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। प्रलय की छाया, पटकथा, मधुबाला, असाध्य वीणा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यार्थियों जो सही अनुक्रम है वो है आपका विकल्प सी, अर्थात पहले प्रलय की छाया को लिखा गया, उसके बाद प्रकाशन मधुबाला का होता है, फिर असाध्य वीणा का और सबसे अंत में पटकथा रचना का। इन रचनाओं का प्रकाशन कब हुआ है उसको हम देखेंगे। जैसे कि प्रलय की छाया, ये जो है 1925 ईस्वी में प्रकाशित होती है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। मधुबाला, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। असाध्य वीणा, इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ है। किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। पटकथा कविता, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ है। किसने लिखा है? सुदामा पांडे धूमिल जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कौन उसके रचनाकार हैं। तो सबसे पहले कौन सी पंक्ति दी गई है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही। यह काव्य पंक्ति विद्यार्थियों पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे बढ़ेंगे। फिर जो है आपकी अगली काव्य पंक्ति है, क्या है? मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में। मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ये काव्य पंक्तियां विद्यार्थियों किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। आगे चलते हैं। आपकी अगली पंक्ति है,
क्या है? रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, मैं रोज सवेरे थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये जो है काव्य पंक्तियाँ किसकी है विद्यार्थियों? तो आपके सुमित्रा नंदन पंत जी की। फिर जो है अगली आपकी पंक्तियाँ हैं, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वो विश्व मुकुट सा उज्ज्वल, तम शशिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। ये काव्य पंक्तियां हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी की। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो आपका सही कूट है वो कौन सा है? आपका विकल्प ए। आगे चलते हैं हम सभी अगले क्रम में। जो है विद्यार्थियों आपका प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य कृतियों के साथ में आपको सुमेलित करना है और फिर दिए गए कूट के अनुसार आपको सही उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपका पात्र कौन सा है? कर्ण। तो कर्ण किस रचना का पात्र है ये? तो ये है रश्मि रथी का। फिर जो है उसके बाद में अगले पात्र का नाम क्या है? कमला। और कमला किसकी पात्र है? ये प्रलय की छाया। उसके बाद में है औशीनरी। औशीनरी ये किस रचना की पात्र है? तो वो है आपका उर्वशी। और उसके बाद में है राहुल। ये राहुल किस रचना का पात्र है? तो रचना का नाम क्या है? यशोधरा। अब हम आगे देखेंगे जो इसमें कूट सही है वो है आपका विकल्प सी। और रसमृथि किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रलय की छाया किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। उर्वशी रचना किसकी है? दिनकर जी की। यशोधरा रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। और उर्वशी रचना के ऊपर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलेंगे हम सभी विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, लहर किस विधा की रचना है? नाटक, काव्य, निबंध, उपन्यास। तो लहर किस विधा की रचना है? ये है आपके काव्य विधा की, जिसको लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी के अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जैसे कि उर्वशी 1909 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और ये जो उर्वशी प्रसाद जी की रचना है विद्यार्थियों, तो ये किस प्रकार की है? ये है आपके चंपू काव्य। क्या है? चंपू काव्य। और चंपू काव्य उसे कहते हैं जो रचना गद्य और पद्य में मिला करके लिखी जाती है। वन मिलन 1909 ईस्वी में प्रकाशित होती है। प्रेम राज्य इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ है। कानन कुसुम का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ है। झरना का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ है। आंसू का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ है। लहर का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ है। और कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है। और झरना को छायावाद की पहली रचना माना जाता है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगले क्रम में जो है आपका प्रश्न है, क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध हैं? प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, छायावाद युग। तो आप सब जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृत के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, लेकिन किस में आते हैं? ये छायावादी युग में। तो इनकी रचनाएं भी मुख्यतः जो है किस में आएंगी? छायावादी युग में। पंत जी के महत्वपूर्ण काव्य हैं उच्छ्वास, इसका प्रकाशन जो है 1920 ईस्वी में हुआ है। ग्रंथ, इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ है। वीणा, इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ है। पल्लव, इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ है। गुंजन, इसका प्रकाशन
1932 ईस्वी में हुआ है और पंत जी को चिदम्बरा रचना के ऊपर 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं हम सभी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है? कल्याणी, सुनीता स्मृति, सरोज स्मृति, तुम और मैं। तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो कविता अपनी पुत्री की याद में लिखी है उसका नाम क्या है? सरोज स्मृति। सरोज जो है इनकी पुत्री का नाम है और स्मृति मतलब उसकी याद में। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1935 ईस्वी में। और निराला जी की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं राम की शक्ति पूजा, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। तुलसीदास ये खंड काव्य है, इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ है। कुकुरमुत्ता, इसका प्रकाशन जो है 1942 ईस्वी में हुआ है। व्यंग रचना है अर्चना, आराधना इत्यादि। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मतवाला और समन्वय पत्र का संपादन भी किया था। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, वो आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से हैं और इसके रचनाकार कौन है? दोनों बातें इस प्रश्न में आपसे पूछी जा रही हैं। मजदूर कविता सुमित्रानंदन पंत, भिक्षुक कविता ललित शुक्ल, किसान कविता केदारनाथ अग्रवाल, भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये काव्य पंक्तियां विद्यार्थियों जो है भिक्षुक कविता से हैं, जिसको लिखा किसने है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और इसमें वो जो है एक भिक्षुक अर्थात गरीब व्यक्ति है, उसके जीवन का चित्रण जो है कर रहे हैं। यानी जिसका क्या है, पेट और पीठ दोनों चिपक करके एक हो गए हैं और कई दिनों से उसको भोजन नहीं मिला है, इधर उधर जो है भिक्षा के नाम पर भटकता फिर रहा है। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? यथा तथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण। तो इनमें से जो सबसे प्रमुख विशेषता है विद्यार्थियों, उसका नाम क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। और पलायनवादी वृत्ति भी है, लेकिन प्रमुख पूछा जा रहा है, इसलिए आपका विकल्प डी सही होगा। और छायावाद को जो है रहस्यवाद भी कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा था कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तो वहाँ उसे ही छायावाद या रहस्यवाद कहते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? लहर, झरना, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद जी की जिस रचना का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है उसका नाम क्या है? कामायनी। कामायनी विद्यार्थियों ये जो है छायावाद की और अपने समय की बड़ी ही कालजयी रचना है, तो इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। और इसका प्रकाशन जो है 1935 ईस्वी में हुआ है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और इसकी गणना जो है महाकाव्य की श्रेणी में की गई है। कामायनी महाकाव्य को छायावाद का कीर्ति स्तंभ भी कहा गया है और कामायनी महाकाव्य को शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कामायनी को छायावाद का
शक्ति काव्य कहा है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं गिना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रानंदन पंत जी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको कई बार कई कक्षाओं में बताया है कि छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा की गणना होती है। तो जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, महादेवी वर्मा जी भी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी भी हैं। जो नहीं हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ये जो है द्विवेदी युग के, किस युग के? द्विवेदी युग के यह प्रतिनिधि कवि हैं और इन्होंने बहुत ही शानदार साकेत महाकाव्य को लिखने का काम किया है। इसका प्रकाशन जो है 1931 ईस्वी में होता है, जिसकी नायिका कौन है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी। और 4 स्तंभ कौन कौन से हैं छायावाद के? प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद की बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत की गणना की जाती है। आगे चलते हैं, आपका प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? उसे आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है। बहुत ही साफ सुथरा सा प्रश्न है ये। प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। तो जो छायावाद की विशेषता नहीं है वो है आपकी वीर रस की प्रधानता। प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, प्रेम वर्णन, ये सभी विशेषताएं छायावाद में पाई जाती हैं। फिर आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अणिमा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इनमें से जिनकी रचना है ये अणिमा, उनका नाम क्या है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, आराधना। और तुलसीदास जो आप देख रहे हैं ये जो है एक खंड काव्य है। अनामिका का प्रकाशन जो है 2 भागों में होता है। आगे चलेंगे हम सभी अगले क्रम में विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है, क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूकता का कवि कहा है? सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के जिस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को इलाचंद्र जोशी और प्रभाकर माचवे जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। और सुमित्रानंदन पंत जी को नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जो है छायावाद का प्रवर्तक माना है। आगे चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, क्या है, काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि कविता किस कवि की रचना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता
किसने लिखी है विद्यार्थियों? तो वो हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। और ये कविता जो है उसका नाम क्या है जहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं? पुष्प की अभिलाषा। जिसमें क्या है, एक पुष्प की इच्छा क्या है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाऊं, और ना ही मुझे और कोई इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है? जिस रास्ते से हो करके हमारे देशभक्त राष्ट्र प्रेमी जा रहे हों, हमारे देशभक्तों के 100 जा रहे हों, उसी रास्ते पर उन्हीं देशभक्तों के ऊपर जो है ले जा करके मुझे अर्पित कर देना। सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र वीर रस की कवित्री हैं। झांसी की रानी प्रसिद्ध शीर्षक से कविता जो है इन्होंने लिखी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत जी का नहीं है? पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, अनामिका। तो इनमें से विद्यार्थियों जो काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत जी का नहीं है उसका नाम क्या है? अनामिका। फिर ये अनामिका काव्य संग्रह है किसका? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन ये सभी रचनाएं जो है आपके सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। आगे चलेंगे हम सभी। आपका अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या है? इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मैथिली शरण गुप्त जी। तो जो इनमें से छायावाद का कवि नहीं है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। और प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ये सब छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बहुत ही शानदार रचना लिखी थी विद्यार्थियों, जिसका नाम क्या है? भारत भारती। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1912 ईस्वी में। इसी रचना के ऊपर जो है मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? निहार, युगांत, रश्मि, सांध्य गीत। तो जो रचना इसमें से महादेवी वर्मा जी की नहीं है उसका नाम क्या है? युगांत। और निहार, रश्मि, सांध्य गीत, सप्तप्रणा, हिमालय, दीपशिखा ये सभी रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी की हैं। और ये युगांत रचना किसकी है विद्यार्थियों? तो वो है आपके सुमित्रानंदन पंत जी की। इसका प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। यानी इसका मतलब क्या है? ये संकेत हो गया था कि 1936 ईस्वी में छायावाद का अंत हो रहा है, इसलिए इस रचना का नाम क्या है? युगांत। और यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। फिर विद्यार्थियों हम सभी आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न क्या है? निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता विद्यमान है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तो विद्यार्थियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जिस रचना में प्रबंधात्मकता विद्यमान है उसका नाम क्या है? तुलसीदास। वैसे तो इसको खंड काव्य कहा जाता है, लेकिन ये महाकाव्य के निकट रचना मानी जाती है। और तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और अभी हमने आपको बताया ही है तुलसीदास ये खंड काव्य के अंतर्गत आने वाली रचना है, लेकिन इसमें क्या है? प्रबंधात्मकता जैसे गुण देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं हम सभी।
अगले क्रम में विद्यार्थियों आपका प्रश्न है, क्या है? निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना, मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। नई कविता प्रगतिवाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद। तो इन पंक्तियों की गणना विद्यार्थियों क्या है? रहस्यवाद के अंतर्गत की जाती है, क्योंकि क्या है, इसमें जो महादेवी वर्मा जी हैं वो क्या हैं? अपने ब्रह्म से साक्षात्कार करना चाहती हैं, और ब्रह्म से साक्षात्कार करना इतना आसान नहीं है। उसमें क्या है? तमाम सारे रहस्य छिपे होते हैं, कई सारे राज छिपे होते हैं। इसलिए उनका प्रीतम कैसा है? पर्दे में, अर्थात वो जो है सामने आना नहीं चाहता है। और ये काव्य पंक्तियां रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं, जो कि हैं किसकी? ये महादेवी वर्मा जी की। और महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, और इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा गया है। आगे चलेंगे हम सभी विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है, ये काव्य पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत जी की किस कविता से अवतरित हैं? न जाने ढुलक ओस में कौन, न जाने ढुलक ओस में कौन, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। निशा निमंत्रण, मौन निमंत्रण, नौका विहार, ज्योतिष्ना। तो ये काव्य पंक्तियां विद्यार्थियों जो है कहाँ से ली गई हैं, यानी किस कविता से? तो उस कविता का नाम है मौन निमंत्रण। और ये कविता भी विद्यार्थियों रहस्यवाद की दार्शनिकता से प्रभावित है, जिसको लिखा किसने है? सुमित्रानंदन पंत जी ने। और इसके साथ साथ में निशा निमंत्रण, नौका विहार, ज्योतिष्ना, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, रजत शिखर, लोकायतन जैसी रचनाएं भी जो है सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का राजकुमार कवि, प्रकृति का सुकोमल कवि इत्यादि नामों से विभूषित किया गया है। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के यानी कि छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा। मैं आशा करता हूँ कि ये सत्र आपको पसंद आएगा, आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए कि लगातार हम मेहनत करके आपको कक्षाएं देते रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को विद्यार्थियों।